हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतेंद्र। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर आज साउथ अमेरिका के एक वेनेजुएला के जस्ट बगल एक कंट्री है, नाम है उसका गियाना। वहां पर स्टेट विजिट पर है। तो मैं समझता हूं कि अपने सिटीजन्स के साथ जिनको फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट है, फॉर देम आई शुड डिस्कस अबाउट the Prime Minister visit. And India and Guyana is a small country there uh, in South America. But what is the relation in entirety I should look at, or we should look at India and South America relationship. That's very important. South America consists of 10 plus countries, in which the Brazil is the largest segment, in which the Amazon forest comes in. Okay, so on northern part of Amazon basin, these countries Venezuela, Guyana, Suriname, okay, and Guyana, France comes out, okay, in southern Atlantic Ocean touching with. तो आप इस तरह समझें, चिली है, पेरू है ना, और बोलीविया है, और कोलंबिया है, और बाकी अदर कंट्रीज, अर्जेंटीना एज वेल। सो पेरेगुआ, यूरुगुआ, सारे नाम मैंने ले लिए, है ना। तो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है इन सारे कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप कैसा है इंडिया। हम कंपैरिजन करते हैं चाइना के साथ। लेकिन सबसे पहले हम ये जानें कि हमारा गियोना या सुरिनेम के साथ, ब्राजील के साथ, अर्जेंटीना के साथ क्या रिलेशनशिप, इवन चिली, बोलीविया के साथ क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड लिथियम, जो हमारे लिए इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। तो इंडिया की जो खनिज और मिनरल्स कंपनीज हैं, वो वहाँ पे अपना मिनरल एक्सट्रैक्शन का काम कर रही हैं। यहाँ पे लिथियम ट्रायंगल है ना। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन में हमें इसको जानना है। और आपको जान के सरप्राइज होगा कि गियोना का जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन ओरिजिन का है। मिस्टर अली जो है वहाँ पे, वो इंडियन ओरिजिन का है। प्राइम मिनिस्टर डिस्कशन में कहते हैं कि 180 साल पहले इंडेंचर्ड इंडियन लेबरर्स ब्रिटेन ने जो वहां पे ले गए थे ब्रिटिश के दौरान, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी वो भी रही है, यहाँ से लोग माइग्रेट करा करके फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस वो वहां पे ले गए लार्ज स्केल पर इंडियन। आज गियोना की 40% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन है। सो एक बेहतरीन बॉन्ड बनता है नेशन के बीच। तो प्राइम मिनिस्टर इस पे एम्फसाइज किया उन्होंने कि पीपल टू पीपल लिंकेजेस बहुत ज्यादा है हमारे बीच। अब हमारे लिए गियोना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो होता है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस आई मीन द पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट प्लस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एज वेल, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे लिए जरूरी है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ आई मीन द नेचुरल रिसोर्सेस as well as the energy component as well. So we are extracting energy from there. Energy, I mean the crude oil from Guyana. Prime Minister went to also Nigeria, because Nigeria sends crude oil to India. So for energy security, these nations are important. So that's why Prime Minister went. And Brazil is also the BRICS member. We are ICS BRICS member plus countries, Brazil, India, South Africa. We have a kind of uh, intercontinental chain of integration, I would say this way. लेकिन उस कॉन्टिनेंट के साथ हमारा बेहतरीन रिलेशनशिप है। ब्राजील के साथ भी रिलेशनशिप ठीक है,
गियोना के साथ भी ठीक ही है कि वहाँ पे तो हमारे लोग 40% ऑफ द पॉपुलेशन है ना, नेटिव्स वहाँ के इंडियन ओरिजिन है। चाय और थोड़ा थोड़ा पीता रहूं जिससे है ना एनर्जी आती है। अब कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया का कुछ फैक्ट्स बता देते हैं पहले, है ना। 56 साल 56 ईयर पहले मिस्टर मैडम इंदिरा गांधी 1968 1968 में वो वहां गई थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का विजिट आज हो रहा है ना। कितनी इंपॉर्टेंट हमारे अपने ही लोग, लेकिन वो आज भी इंडिया के साथ एसोसिएटेड है बिकॉज द ओरिजिन इज इंडिया, है ना। तो हम लोग शायद अपने ही लोगों के साथ अटैच नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे दुनिया में अगर आप जाएंगे ना, इंडियन ओरिजिन के लोग हर जगह मौजूद हैं, चाहे वो प्री गुलामी के ड्यूरिंग गुलामी के पीरियड में या फिर उसके बाद तो हम लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में उड़ने लगे, सारे लोग कट कर दिए नहीं, अपने ही मौज में चले गए। लेकिन हमें फॉरेन पॉलिसी में यहाँ पे हमें लोगों को इंटीग्रेट, जैसे पीएनजी है पापुआ न्यू गिनिया, वहाँ का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर विजिट वहाँ पे किए भी 1 डेढ़ साल पहले, तो उनका पैर पकड़ने लगा, है ना। आप सभी ने वीडियो देखा होगा उसका। तो ये हमारा जो कल्चर है, हमारे लोग हैं हर कॉन्टिनेंट पर, हर जगह हर नेशन में कुछ ना कुछ 30-20%, इवन यूएई के पास हमारी पॉपुलेशन 30%, यूएई की टोटल पॉपुलेशन हमारे 30% लोग रहते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी में कई स्टेट में हमारे अपने ही लोग हैं, समझ रहे हैं आप। या हमारे अपने ही लोग होते हैं तो डायरेक्टली कनेक्टिविटी हो जाती है, कोई अपने मदर को कभी नहीं भूलता, है ना। इंडिया जो है बाई जनरेशन हम लोग उसको मदर कहते हैं, है ना। तो ये यहाँ से जो भी जहाँ भी माइग्रेट करके जाता है वो अपना नाम, क्योंकि कनेक्टिविटी इंडिया से है। और हम इंडियंस इस तरह है भी कि हमारे बॉडी लैंग्वेज बाकी फिजिक को देख करके ही लगाया जा सकता है कि इंडियन है ना। इस सब को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कल्चरल कनेक्शन इस तरह बनता है, ये भी एक सॉफ्ट पावर होती है टू लिंक विद द नेशंस, है ना। इंडिया ने जब सैटेलाइट लॉन्च किया, मून में मार्स में जाने की कोशिश की, इवन लैंड भी किया, तो दुनिया ने इसको सेलिब्रेट किया, है ना। ये सारे नेशंस ने उसको सेलिब्रेट किया। हम सभी लोग जब सो रहे थे रात में, तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, हम लोगों को तो पता ही नहीं होता, है ना। दार्जिलिंग सब मजा लेने में बिजी है, तो ज्यादातर जानकारी नहीं होती, लेकिन दुनिया में सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं हमारे सक्सेस को, और दे वांट टू सी द इंडिया, है ना, एज ए नॉर्दर्न स्टार। दे लुक टुवर्ड्स इंडिया एज ए होप, बट हम ही दुश्मन तो नहीं है अपने हम ही दुश्मन तो नहीं है अपने। हम्म, हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो एग्रीमेंट्स या MOU साइन किए, हम वहां से कॉपरेशन कर भी रहे पहले से भी, आज ही नहीं। एग्रीकल्चर के पर्टिकुलर फील्ड में इंडिया ने सीड्स पहुंचाए, मिलेट्स वगैरह में, राइस और शुगर केन, कॉर्न, सोयाबीन्स की खेती वगैरह करने के प्रोग्राम्स, है ना, सीड्स वगैरह भेजना, ये सारी चीज इंडिया ने किया। एग्रीकल्चर रिसर्च हमारे यहाँ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इसके साथ वहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन इंपोर्ट करना, वहाँ पे भी कोई इंस्टॉल किया जाएगा मेडिसिन प्रोडक्शन सेंटर, और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे वहाँ पे भी, जिस तरह भारत में है। इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने वहाँ 1-2 इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की, हाईवे वगैरह बना रहा है इंडिया,
और कार्गो शिपिंग फेरीज वगैरह भी इंडिया ने डोनेट किए। डोनियर एयरक्राफ्ट सर्वे करने के लिए इंडिया ने वहां पहुंचाए हैं और ट्रेनिंग उनके सोल्जर्स को दी जा रही है ना। और रीजनल ग्लोबल इश्यूज पर रीजनल इश्यूज मोस्ट ऑफ द 2/3 गियोना का जो लैंड है वो डिस्प्यूटेड है वेनेजुएला के साथ, है ना। तो 2/3 मीन 66% लगभग जो गियोना का लैंड है, छोटी सी कंट्री है, तो वेनेजुएला उनकी 66% लैंड को अपना बताता है। इवन वो अपने लॉ से डिक्लेयर कर चुका है कि ये हमारा एक स्टेट है, प्रोविंस हाईवे, है ना। उसका नाम है इसिक्यूबो रीजन, इसिक्यूबो रीजन, है ना। तो ये है जिसमें 2023 और 24 को कि उस रीजन में ऑयल निकला हुआ है लार्ज स्केल। वेनेजुएला का जो रीजन है ये काफी ऑयल रिच रीजन है। तो ये क्योंकि ये गियोना के अंडर आता है, तो उसने क्लेम कर दिया कि ये टेरिटरी हमारी है और हम इसको छीन लेंगे। तो उसने आर्मी फोर्सेस बिल्डअप करना शुरू कर दी, डिफेंस में एक प्रॉब्लम सी बन गई। तो इसके लिए भी जरूरी है कि उनको आर्म्स एम्युनिशंस दिए जाए सेल्फ डिफेंस के लिए। पीपल टू पीपल एक्सचेंज कल्चर मैंने बताया 40% लोग हमारे ही हैं वहाँ। और CDRI हमारे यहाँ प्रोग्राम है, ISA प्रोग्राम है, सोलर अलायंस, है ना, बायोफ्यूल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो G20 में इंडिया ने लॉन्च किया। डिफेंस कोऑपरेशन मैंने बताया है। एनर्जी के साथ इंडिया इंपोर्ट कर रहा है लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम देयर, क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन है US की। तो अब उसका जो कंट्री है गियाना बेहतरीन है, वहां से हमारे अपने ही लोग हैं, तो उनके साथ हमें ट्रेड करने में क्या बुराई है ना। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद UPI के साथ कनेक्टिविटी की जा रही है, लोकल करेंसी ट्रेड भी हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो हमारा डॉलर बचेगा उसमें, है ना। और उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंटर एक्सचेंज जब रेट भी होता है तो उसमें भी नहीं कॉस्ट बढ़ जाती है। ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बताया, ये हमारा कोऑपरेशन है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारा साउथ अमेरिका के साथ क्या रिलेशनशिप, इंटायर कॉन्टिनेंट का, इस पर बहस मुद्दत होनी चाहिए। तो हमारा कुछ चाइना के साथ कॉम्पिटिशन जो है, हमें उस पर फोकस करना है। इंडिया इज poised to grow continuously, and yes, India and China becoming a direct competitor. Since China has advantage, okay, because they uh, got the first opportunity to develop all the, because the economic advantage they have, you know, right now, and they are placed at a right time and right position. But for God's sake, हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, काफी लार्ज स्केल पर इंडिया भी अब इन्वेस्टमेंट और बाकी सारे प्रोग्राम्स करना शुरू कर रहा है। करीब 700 से ज्यादा प्रोग्राम हमने अफ्रीका को फंड किए हैं। 700 इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के प्रोग्राम्स इंडिया ने भी फंड किए हैं, और बाकी सारे प्रोग्राम्स अभी कंटिन्यू हैं, अंडर कंसिडरेशन। तो इंडिया भी प्लेइंग वेल राइट नाउ अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोदी regime। प्राइम मिनिस्टर के दौरान ही, मोदी साहब के ही दौरान बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी चल रही है। बाकी में पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जितना स्टडी किया हुआ है ना, मेरी जानकारी में नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद हम लोग तो यार परेशान थे ना, 2000 तक तो हम लोग परेशान थे। 1947 से 1998 जब न्यूक्लियर टेस्ट जब तक नहीं हुआ तब तक इंटरनल ही की आवाज नहीं, कई पॉलिटिकल पार्टी, कई लड़ाई झगड़े उसी में आपस में।
नेहरू के यहाँ से जाने के बाद सारा बंद हो गया ना, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, सारा सिस्टम ही बेकार सा हो गया। तो इंडिया को एडवांटेज ही ना मिल सका। 2000 के बाद 15 साल तो प्राइम मिनिस्टर का ही शासन है, 14 के बाद, है ना। बाकी मनमोहन सिंह जी भी 10 साल थे, तो 10 साल में तो सब नहीं, साइलेंट ही हो गया। तो इससे काफी प्रॉब्लम हुई। दुनिया हमारी तरफ नजर एक होप की नजर से देखती है ना, कि हम बदतमीजी नहीं करेंगे। क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है तो इसके भी फायदे होते हैं दुनिया को। लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है। इंडिया का जो नेचर है, इसका बढ़ना किसी भी कंट्री के लिए प्रॉब्लम नहीं है। जैसे चाइना का बढ़ना अथॉरिटेरियन एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर है उसका, है ना। लेकिन इंडिया का बढ़ना है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है ना। यहाँ पे रेजिम पीपल्स विल एंड कंसेंट चेंज होती है ना? और इसका एक अपना ग्लोबल स्ट्रक्चर भी है इंडिया का। इंडिया इज बीइंग रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया का अपना रिस्पेक्ट है, हम करें या ना करें बात अलग है, लेकिन दुनिया की नजरों में इंडिया का रिस्पेक्ट है। तो इंडिया का रिस्पेक्ट, आई मीन, लोग इस तरह कर देखें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है या पॉवर्टी कितनी, इस वे में नहीं देखा जाता। इंडिया को देखने का नजरिया डिफरेंट है। इसका कल्चरल ग्राउंड्स, इसमें इतने लोग नहीं, इसका जो सॉफ्ट पावर है ना, वो बड़ा स्ट्रांग है, और इसकी अपनी हिस्ट्री और लेगेसी है इस नेशन की, है ना, जो पीस और बाकी सारे सिस्टम से ड्रिवन होता है। समझ रहे हो आप? नॉन एग्रेशन की पॉलिसी जो है इंडिया की, वो दुनिया को अच्छी लगती है, लेकिन हम है ना, अपने ही परेशान हैं। कहीं दुश्मन तो नहीं है, हम खुद ही अपने। सो थैंक यू वेरी मच, यही सारी बातें कहनी थी। चाइना के साथ हम, क्योंकि उसको एडवांटेज अभी है ना, एक इकोनॉमिक रिचनेस है उसके पास, और 14 से ज्यादा उसने पोर्ट्स बना रखे हैं, है ना। अभी परसों ही उसने पेरू के अंदर पोर्ट कर चैनके, चैन CHANNAY, चैनके पोर्ट, डीप सी पोर्ट अभी पेरू के अंदर उसने इनागुरेशन किया, मिस्टर सी जिनपिंग ने परसों ही किया, है ना। तो वहां पे उस पोर्ट डेवलपमेंट कर रहा है, और पोर्ट डेवलपमेंट लेड बाय द चाइनीज फंडेड और चाइनीज कंट्रोल्ड, है ना। चाइनीज फंडेड, चाइनीज कंट्रोल्ड है। अब उसको धीरे धीरे वो डेवलप कर जो कर रहा है, और फिर वो उसको मिलिट्री बेस बनाएगा आगे चल के, है ना। तब वो चैलेंज करेगा अमेरिकन इन्फ्लुएंस को इस रीजन में, और इंडिया बीइंग एज ए कॉम्पिटिटर, अब वो इंडिया को सर्कल करने के मूड में पहले था, लेकिन अब उसको पता चलने लगा है कि इंडिया को हम नहीं, क्लच में नहीं ले सकते। उसको रियलाइज हो गया है, उसकी लैंग्वेज, उसके टोन, उसके चाल चलन बदल गए, और इंडिया जिस तरह फील्डिंग शुरू कर दिया है, वो छेड़ करके ना इंडिया को, हमारे 20 सोल्जर्स को जो गैलवान में उसने नहीं मर्डर किया, उसके बाद से वो पछता रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं लिटरली सच बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया को प्रवोक किया उसने, और उसके बाद से इंडिया ने जो स्टेप्स लिए ना, वो चाइना को हिंदी में हमारे गांव में बोलते हैं कि अ, तशरीफ के नीचे प्याज काट दिया। तशरीफ के नीचे प्याज काट दिया। हम्म। तो बात आप समझें, इसीलिए चाइना आप समझ रहा है कि अगर
यहाँ डिस्टर्बेंस हुआ, 2-4 किलोमीटर का बॉर्डर ही है, बाकी भारत के साथ क्या है पंगा है? मारोगे तो वो भी हमें मारेगा, है ना? तो छोड़ेगा तो है नहीं। अब उसके बाद भी सफिशिएंट वेपनरी है, इकोनॉमिक लॉस होगा, है ना? और अननेसेसरी वॉर में हम एंगेज हो जाएंगे, बिलियन प्लस इधर भी है, बिलियन प्लस उधर भी है ना? तो ये चलता रहेगा, और इसका रिजल्ट कुछ आने वाला है नहीं। और प्लस इंडिया ने क्वाड जैसी ग्रुपिंग्स और फील्डिंग तैनात जो कर दी है, अब वो भी अपने अपने वेपन्स इंस्टॉल करने शुरू कर दिए हैं। फिलीपींस को उसने ब्रह्मोस मिसाइल सेंड कर दिया, इंडोनेशिया को मिसाइल्स भेज रहा है ना? प्लेन्स अपने बना रहा है, ये अंदर डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर भारत पूरा जाग चुका है। आप लोग सो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, भारत जाग चुका है और पूरी तरह फील्डिंग तैनात करके खेल रहा है। और अब उसको पता चलने लगा है कि इंडिया के साथ पंगा लेना उचित नहीं है। जो पल्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी थी उसकी वो बेकार गई है ना? अभी जब उसने मालदीव को तोड़ने की कोशिश की तो भारत ने जो ये फील्डिंग तैनात की, तो मालदीव आके फिर से हमारे गांव में बोलते हैं, हमारे गांव में बोलते हैं कि पैरों में लूटने लगो, नाच के उसी पैरों में। तो वो आ गया इंडिया के पैरों के नीचे। तब चाइना को रियलाइजेशन हुआ कि इंडिया के साथ पंगा नहीं लिया जा सकता। मैं लिटरली सच बताऊं, दैट्स द रियलाइजेशन है। मेरी बात पर आप 100% विश्वास कर सकते हैं। तो चाइना और रशिया को कंटेन करने के लिए ना दुनिया की जो पावर्स हैं वो पूरी फील्डिंग करने के लिए तैयार है कि इन दोनों को कहीं फंसाया जाए, कि वेस्टर्न पावर का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है ना वो बरकरार रहे, ग्लोबल डोमिनेंस। इसीलिए वो इंडिया को फंड, इसीलिए इंडिया को टेक्नोलॉजी, इसीलिए इंडिया के साथ कोऑपरेशन सीख कर रहे हैं। और भी मैं आपको बताऊं, मेरे भाइयों बहनों, कि अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हुआ, अमेरिका का अगर इन्फ्लुएंस कम हुआ, जो कि कम हो रहा है क्योंकि चाइना बढ़ रहा है ना? ये बढ़ चुका है। तो जो इसके गुर्गे हैं ना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे उनके गुर्गे चमचे, इनको ये चाहेंगे कि इंडिया के साथ कोऑपरेशन डेवलप किया जाए इस रीजन में, टू डेवलप द बैलेंस ऑफ पावर, समझे ना? टू डेवलप द बैलेंस ऑफ पावर। और अमेरिका का अगर उसमें और नाटो का फोर्सेस का अगर नहीं कोलैबोरेशन और मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि अमेरिका की स्ट्रेंथ चैलेंज हो रही है। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन बार बार कहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट किया जाए। और मल्टीपोलर वर्ल्ड इंडिया कहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड विद मल्टीपोलर एशिया। मल्टीपोलर वर्ल्ड विद मल्टीपोलर एशिया, है ना? अब यहाँ पे भी गेम चले, एशिया के अंदर भी गेम चलेगा। अब सेंट्रल एशिया को कौन इन्फ्लुएंस करेगा? और रशिया चाइना अभी एक साथ हैं, लेकिन एशिया में जब खेलेंगे तो मे भी इंडिया और रशिया एक साथ हों चाइना के साथ फील्डिंग में, यहीं पे ही, है ना? ये राजनीति है। जो अगर यहाँ डाउन होगा, जिसका शेयर मार्केट में इन्फ्लुएंस कम होगा, उसे लोग बाहर निकाल देंगे, है ना? हाँ, जैसे ही उसमें अमेरिका और वेस्टर्न पावर के साथ एंगेजमेंट होगा तो चाइना और रशिया एक पेज पर है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपोलर एशिया, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी उतनी वो नहीं है, बहुत डिफरेंसेस है और हो भी नहीं सकता कभी। रशियन इकोनॉमी कभी बराबर नहीं हो सकती, लेकिन इंडिया के पास फ्यूचर है ना? तो इंडिया के साथ मिलकर रशिया चाइना के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करेगा सेंट्रल एशिया के पास, है ना? इसीलिए जो हमारे पास इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ
कॉरिडोर बन रहा है विद चाबहार पोर्ट इन ईरान, ये डेवलप किया जा रहा है ना, कनेक्टिविटी विद रशिया। और रशिया के साथ इंडिया है ना, और यही तो एक दुनिया में ऐसा रिलेशनशिप है जो सही फुटिंग पर है, ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है और सही चीज जा रहा है। लेकिन क्वाड ग्रुपिंग के लिए हमारा पुतिन साहब जो है वो खुश नहीं है ना। इंडिया का बढ़ता लगाव जो है अमेरिका के साथ, डिपेंडेंसी अगर बढ़ जाएगी इंडिया की अमेरिका के साथ, तो चाइना इंडिया सॉरी रशिया इंडिया के साथ खुश नहीं होगा। लेकिन वो इसलिए खुश है क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है इंडिया, है ना। और मिस्टर लावरोव साहब फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बार बार कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रही है ना, और टू टेक साइड। तो क्योंकि अगर इंडिया का इंटरेस्ट अलाइंड हुआ, और इंडिया जो बहुत बढ़िया प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर अपनी डिपेंडेंसी वेस्टर्न नेशंस पर रखेगा तो फिर हो सकता है कि कभी ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जिसमें रशिया और इंडिया लॉगरहाइड पे आ जाए, है ना। क्योंकि अगर डिपेंडेंसी होगी तो उसी उसी को वल्नरेबिलिटी कहते हैं, है ना। तो इंडिया इसीलिए कह रहा है कि हमारे यहाँ सेल्फ डिफेंस और सेल्फ प्रोडक्शन, सेल्फ सर्विस फिनोमेनन किए जाएंगे, हम खुद ही डेवलप करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, कोऑपरेशन करेंगे, है ना। अभी C-295 जो मिलिट्री एयरप्लेन बनाने की कोशिश की, क्योंकि अगर भारत को ताकतवर बनना है, जो कि बनना है ना, तो ये जो फील्डिंग तैनात की जा रही है, और यही वो कारण है। अगर इंडिया ऑटोनोमस जब तक है तब तक रशिया के साथ है, क्योंकि अगर इंडिया डिपेंडेंट हुआ, है ना, तो मे बी कि उस वल्नरेबिलिटी और उसको लोग, है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। इसलिए भारत टिल्ट नहीं होगा फिर। और यही वो ग्राउंड है जिस पर व्लादिमीर पुतिन विश्वास करता है कि इंडिया जो है वो कैन बी रिलायबल फ्रेंड, और इसीलिए वो कहता है कि हम टेक्नोलॉजी भी लार्ज स्केल पर इंडिया को ट्रांसफर करेंगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर, है ना। बाकी सिविल टेक्नोलॉजी तो मिल जाती है ना। कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमारे यहाँ हीरो और होंडा कंपनियां पता नहीं कितने साल से है ना। लेकिन हमारी डिफेंस वल्नरेबिलिटी आज भी है ना। तो ये बात समझने की है। चाइना केवल को फील्डिंग तैनात करने के लिए, इंडिया बहुत सूटेड ताकत है। ये अपनी ह्यूमन पावर से और बाकी पॉलिटिकल जो इसको स्ट्रक्चर मिला हुआ है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडिया का जो मिला हुआ है, और मिस्टर मोदी और जयशंकर बाकी इनकी टीम बड़ी ही एफिशिएंट टीम है ना। इस समय हम मोदी के भक्त नहीं है ना, लेकिन आज के डेट में मुझे नजर आता है काफी ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, डोमेस्टिक अफेयर पर मैं उनका क्रिटिसिज्म जरूर करता हूँ। लेकिन ये जो अभी फीलिंग है, पॉलिटिशियन भी तो है यार, पॉलिटिशियन भी तो है। पॉलिटिशियन को माफ करना चाहिए, क्योंकि वो है, उसी नेचर से होते हैं बने। पॉलिटिक्स का काम ही यही होता है। ठीक है, तो वो भी गलत नहीं है। तो जो हो रहा है सब सही हो रहा है। अगर नहीं सही होगा तो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन करेक्ट हो जाएगा। टाइम के साथ हर चीज करेक्ट होता है। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। बहुत कुछ दुनिया के अंदर नहीं दिस दैट चल रहा है, और हाँ, हम एज ए मेजर इकोनॉमी बढ़ रहे हैं, ये बात है ना। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स फॉर वाचिंग, और अच्छा लगता हो तो कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू, नथिंग एल्स।